नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारा 2024 और 26 के सेशन के लिए, उसका हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का इस वीडियो से केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और हिंदी का मैंने ऑलरेडी सिलेबस स्टार्ट कर दिया, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, तो उसको जाके एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अम्ल की। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टा है और जब उसको आप जलीय विलयन में घोलेंगे तो वो H+ आयन प्रदान करेगा। और अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार की। तो अम्ल का पहला प्रकार हमारा प्रबल अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें अधिक मात्रा में H+ आयन होता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा अम्ल जिसमें H+ आयन अधिक मात्रा में है, ठीक है, उसे हम ऐसा अम्ल जिसमें अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में H+ आयन है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल होता है। ऐसे अम्ल जिनमें कम संख्या में H+ आयन होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, ये हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। अगला बात करते हैं हम सांद्र अम्ल की। तो ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा तो अधिक है लेकिन जल कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। उसके बाद हमारा आता है तनु अम्ल। ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की। तो जो अम्ल जो है वो अम्ल की अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैं जिंक के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा? मेरा जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जब जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया की जाती है तो जिंक क्लोराइड बनता है जो कि एक लवण होता है और उसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराऊंगा HCl का, तो क्या बनेगा? हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जब H2SO4, ठीक है, जब इसके साथ हम अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जिंक की अभिक्रिया करेंगे तो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसकी हम जांच कैसे करते हैं? तो उसकी जांच करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। जब हम किसी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस अवधि के दौरान हम जलती हुई एक मोमबत्ती को अगर गैस के पास ले जाते हैं, अगर वो गैस के पास ले जाएंगे हम जलती हुई मोमबत्ती को या माचिस की तिल्ली को, तो पॉप ध्वनि आती है। कौन सी ध्वनि आती है? पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि आती है और पॉप ध्वनि उत्पन्न होने से हम पहचान लेते हैं कि जो गैस है वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो पहला रासायनिक गुणधर्म तो ये हो गया कि जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। लेकिन दूसरा अभिक्रिया क्या? अम्ल और धातु कार्बोनेट। अम्ल और जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। वैसे अगर हम अगला देखें, जब NHO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ जब मैं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरा सोडियम नाइट्रेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल तीसरा आप देख सकते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है सोडियम कार्बोनेट के साथ
तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया की जाती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, दूसरा गुणधर्म अम्ल का। तीसरा गुणधर्म की अगर बात करें, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की जाती है तो क्या होता है, तब लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाएगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अगला हमारा जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की तो क्या बनता है, तब लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो हमारा कॉपर क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं पिछले दो अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब अभिक्रिया होती है अम्ल की इन दोनों के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम जांच कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जब उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करते हैं तो हम क्या होता है, जो चूने का पानी होता है ना वो दुधिया रंग का हो जाता है, दूध के रंग का हो जाता है। तो हम इससे हमें पता चलता है कि जो गैस निकली कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, और उस गैस को अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित कर रहे हैं तो वो दुधिया रंग का हो जा रहा है, तो गैस कौन सी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग किस कलर का हो जाता है, किस रंग का हो जाता है, चूने का पानी किस रंग का होता है, तो दुधिया रंग का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा अम्ल कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जब वो जलीय विलयन में उनको घोला जाता है तो वो OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं तो उसे हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और जब इसको घोला जाता है और जब क्षारक को ना जल में घुलनशील क्षारक को, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारा क्षार है ये। ठीक है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है। अगर हम बात करें क्षार के प्रकार की तो पहला क्षार होता है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षार ऐसा क्षारक जिसमें OH माइनस आयनों की संख्या अधिक होती है तो उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, ऐसा क्षारक जिनमें OH माइनस आयनों की संख्या कम होती है उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये। अब हम बात करते हैं सांद्र क्षारक की। ऐसा क्षारकीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है उसे हम सांद्र क्षारक कहते हैं। ऐसा क्षारकीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है उसे हम सांद्र क्षारक कहेंगे। तनु क्षारक ऐसा क्षारकीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है उसे हम तनु क्षारक कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म अगर बात करें, जब क्षारक और धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। जब क्षारक और धातु की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन सभी धातु ना क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ गिने चुने ही धातु है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमारा कौन सा है, जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे धातु है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है,
सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट का ये फॉर्मूला है। तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब क्षारक का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है? जब क्षारक और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की धात्विक कह रहा हूँ मैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ना सफ़ेद रंग का अवशेप होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ तो हमारा क्या बनता है? सोडियम सल्फाइड बनता है और जल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा रासायनिक गुणधर्म है क्षारक का कि जब क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? जब क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को जब अम्ल और क्षारक मिल रहे हैं और मिलकर जब लवण बना रहे हैं और जल बना रहे हैं तो एक प्रक्रिया हो रही है, एक अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षार का मिलकर लवण और जल का निर्माण करना उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें OH माइनस और OH प्लस। OH किसका कौन सा है? क्षारक का चिन्ह है कि अगर ये विलयन में होगा तो OH माइनस आयन देगा। और जब H प्लस अम्ल का है तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जल बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक अम्ल है HCl, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा और जल बनेगा H2O, ठीक है। तो ये हमारा होता है विद्युत का चालन। जब जल में अम्लीय और क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जल में जब अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि हमारा सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकीयता की जांच करते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए अन्य पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकीयता की जांच करते हैं उसे हम सूचक कहते हैं, ठीक है। सूचक आपने पहले भी पढ़ रखा हो। मान लिया अपने पास कोई विलयन है, वो विलयन अम्लीय या क्षारकीय, आप उसको चख के थोड़ी पता करोगे या छू के थोड़ी पता करोगे। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मान लो दिया हो, आपको नहीं पता, अगर आप उसको छुओगे आपके हाथ जल भी सकती है। तो इसका पता करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सूचक से हमें पता चल जाता है कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है। सूचक के प्रकार की बात करूँ तो पहला सूचक है हमारा प्राकृतिक सूचक। ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। जैसे हमारा लिटमस जो कि लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लिचेन पौधे से। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया का फूल का रस और पेटूविया और जेरानियम के फूल के जो पंखुड़ियाँ होती है, ये सब हमारा प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक को अम्ल क्षारक सूचक या फिर केवल सूचक भी हम कह देते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक या फिर सूचक भी कहते हैं। अगला हमारा है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये दो ऐसे सूचक हैं जो कि आपके क्या है? कृत्रिम सूचक है, ठीक है। अगला हमारा गंधीय सूचक। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हमारा प्याज का रस जो कि गंधीय सूचक है, वेनिला और लौंग का तेल, ये तीनों हमारा क्या है? गंधीय सूचक है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटमस विलयन की। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, जो कि थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से मिलता है। किस पौधे से प्राप्त करता है लिटमस? लिचेन पौधे से, और इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं। लिटमस विलयन जल में ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और जब ना क्षारकीय होता है, तब उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। जब वो ना तो अम्लीय है लिटमस, ना क्षारकीय, तब उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लवण की। लवण क्या होता है? जब अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम लवण कहते हैं। लवण क्या होता है? अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया से बना एक उत्पाद होता है। क्या होता है हमारा लवण? जब लवण अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद होता है। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो उस नए उत्पाद को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे? HCl, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा लवण क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। लवण के प्रकार की अगर बात करें तो पहला लवण है हमारा अम्लीय लवण। ऐसे लवण जो कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उससे हम अम्लीय लवण कहते हैं, जिसमें अम्ल क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा। तो लवण हमारा क्या होगा? प्रबल लवण, अम्लीय लवण होगा। ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्षारकीय लवण। ऐसे लवण जो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उसे हम क्षारकीय लवण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम? क्षारकीय लवण। ऐसे लवण जो कि हमें प्रबल क्षारक से बनेगा। जब प्रबल क्षारक होगा तो हमारा लवण भी क्या होगा? क्षारकीय होगा। ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HC2H3O2, जब इन दोनों को मिलाएंगे जो कि दुर्बल अम्ल है तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम NaC2H3O2 बनेगा और जल बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उदासीन लवण की। ऐसा लवण जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होते हैं। ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बनता है या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से मिलकर बनता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा उदासीन लवण कहलाता है। ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। जब हाइड्रोजन सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। ठीक है। तो ये हमारा अम्ल हो गया, उदासीन लवण हो गया। अब हम बात करते हैं तनुकरण की। जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। जब जल में अगर आप अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो आयनों की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित OH+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है और इस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। तो पीएच की अगर बात करूँ तो पीएच में जो पी है ना वो पुनसास शब्द से आया है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है। और H का अर्थ होता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो हमारा पीएच बन जाता है ना, वो पीएच बनता है हाइड्रोजन की शक्ति या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन इंग्लिश में, इसलिए वो पीएच निकल के आता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, इंग्लिश में, हिंदी में हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है। पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पीएच स्केल हमारा कहाँ से होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर हम बात करें, अगर आपका पीएच किसी भी विलयन का पीएच या किसी भी चीज़ का पदार्थ का पीएच मान अगर 7 है
तो वो उदासीन विलयन होगा। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से, अगर पीएच मान क्या है मेरा 7 से कम है, पीएच मान क्या है मेरा 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर पीएच मान मेरा 7 से अधिक है तो क्षारकीय होगा। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, ये एक चार्ट बना रखा है कि अगर ये हमारा 0 से लेके, ये 0 यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, अगर पीएच मेरा 0 से लेके 7 के बीच है तो पूरी अम्लीय प्रकृति होगी। अगर पीएच मेरा 7 से 14 के बीच है तो पूरी क्षारकीय होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो जैसे जैसे आप 7 से कम जाते जाएंगे पदार्थ का रंग बदलता जाएगा। पहले हरा होगा, फिर थोड़ा ऑरेंज टाइप का आएगा, फिर धीरे धीरे लाल होते लाते लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे तो हरा, फिर बैंगनी, बैंगनी होते होते फिर डार्क बैंगनी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पीएच स्केल होता है। अगर पीएच स्केल की, अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 है तो क्या हमारा अम्लीय है, और 7 से 14 है तो हमारा क्षारकीय है। पीएच अगर 0 के जितना ज़्यादा करीब होगा उतना वो क्या होगा, हमारा सांद्र प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, अगर 7 के करीब होगा तो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। लेकिन अगर हमारा पीएच मान 7 से अधिक आसपास है, 7 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा दुर्बल क्षारक होगा। लेकिन अगर 7 से अधिक है हमारा तो वो हमारा प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे ज़िंदगी में पीएच का महत्व क्या है। तो पीएच में क्या होता है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर में 7.0 पीएच रेंज होता है, प्रसार के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किस रेंज में 7.0 यानी हमारा पीएच मान कितना होता है, बॉडी का 7 होता है पीएच मान, और उसी के बीच हमारा शरीर काम करता है। और वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 होता है। ठीक है, वर्षा में जो जल होता है, बारिश में जो जल आता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। 6 से कम हो जाता है अगर, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, अम्लीय वर्षा। अगर पीएच मान आपका 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा होती है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी का पीएच मान बात करें तो पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच मान घट जाता है तो किसान क्या करते हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ डालते हैं। अगर पीएच मान देखो न्यूट्रल रखने की कोशिश की जाती है, अगर अम्ल ज़्यादा है तो क्षारक डाल देंगे, अगर क्षारक ज़्यादा है तो अम्ल डाल देंगे, ताकि एक न्यूट्रलिटी बने रहे। ठीक है, उदासीनता बनी रहे इसमें। उसके अलावा अगर बात करें हमारा पाचन तंत्र, हमारा जो पेट है, स्टमक है, उदर है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं हमारा पेट क्या करता है, HCl उत्पन्न करता है ताकि भोजन को पचाया जा सके। अगर ये अम्ल नहीं आएगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा और हमको अपच की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमको पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, दस्त होगा। ठीक है, पेट में दर्द और जलन का अनुभव हमको हो सकता है। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए कभी कभार मान लो ज़्यादा ही हम खा लेते हैं तो हमारे पेट में अपच की स्थिति हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंटी एसिड लेते हैं। हम जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, जो कि अगर अधिक मात्रा में अम्ल आए तो उसको उदासीन कर सके। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद रखिएगा, जब अपच उत्पन्न होता है हमारे शरीर में तो हम एक पदार्थ का यूज़ करते हैं जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, पीएच परिवर्तन के कारण हमारा दांत का क्षय होता है। हमारा जो दांत का जो पीएच मान है वो 5.5 है। अगर इससे कम होता है तो हमारा क्या होता है, दांत ना धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है ना, कैल्शियम, टूथपेस्ट में ना हमारा ना क्षारक होता है। ठीक है, जब दांतों का इनेमल कम होने लग जाता है, जो दांतों का हमारा इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जब ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो ये संचारित गलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और इसलिए हमको दंत मंजन का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। और आपने कभी देखा होगा जब टूथपेस्ट से ब्रश कर लेते हैं तो आपके मुंह में ना थोड़ा नमक नमक सा फील आता है। वो इसलिए होता है कि हमारा मुंह में ना अम्ल होता है,
ठीक है। दांतों में अम्ल जमा होता है जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो। उसके बाद हम जब टूथपेस्ट हमारा क्षारक होता है तो अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो इसलिए हमारा मुंह थोड़ा लवण नमकीन टाइप का हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पौधों का, तो पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है वो अम्ल छोड़ता है, इसलिए जब मधुमक्खी काटती है तो फूल जाता है, जलन होने लगता है, दर्द भी होता है, क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, उसके डंक में अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है जिसके कारण हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। लेकिन डंक के मारे गए अंग में बेकिंग सोडा अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसका, तो उसको आराम मिल सकता है। या फिर नेटल के डंक वाले नाल में मेथाइल अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको जलन का अनुभव होता है। तो इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, डॉक नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, डॉक नाम का एक पौधा होता है। अगर इस पौधे की अगर पत्ती को रगड़ ले जहाँ पे आप जलन हो रहा है, एक अगर बात करूँ, रुक जाइए, नेटल भी एक जीव का नाम है। उसके डंक में ना मेथाइल अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल। तो इस अम्ल से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं हम, पौधा होता है एक डॉक नाम का पौधा, इसकी पत्ती को अगर रगड़ेंगे तो वो उससे हमको आराम मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूध के उत्पादन में ना जो पीएच का मान लगभग 6.6 तक पहुंचने पर दूध खराब होने लग जाता है। अगर आपका दूध का मान 6.6 से कम हो रहा है, ठीक है, लगभग 6.6 तक पहुंचने पर क्या होता है, हमारा धीरे धीरे कम होता है, तो 6.6 पे पहुँचे दूध खराब होना शुरू हो जाता है, तो वो फट जाता है। ठीक है। तो ये हमारा अम्ल हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हो गया। अब हम बात करते हैं अम्ल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दुनिया का जो सबसे मजबूत अम्ल है वो हमारा फ्लोरो एंटीसोनिक एसिड है। ठीक है, दुनिया का सबसे मजबूत अम्ल क्या है, फ्लोरोसोनिक एसिड, फ्लोरो एंटीसोनिक। ठीक है। और मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। और अम्लों का उपयोग हम बैटरी में भी करते हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पदार्थों में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें नींबू में, तो नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में हमारा साइट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर में साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल दोनों पाया जाता है। अनानास की अगर बात करूं मैं, तो अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अनानास में आपका साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी में मौलिक अम्ल, पेट का एसिड जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, कार में भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ करते हैं। ठीक है। खाद की अगर बात करूं तो खाद में हमारा नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हो गए। अब हम बात करते हैं क्षार की, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जिसमें क्षारक भी पाया जाता है। तो अगर हम बात करें बेकिंग सोडा में, तो उसमें कौन सा क्षारक होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और एक एसिड पाया जाता है। अंडे में सोडियम और पोटेशियम होता है, केले में पोटेशियम होता है, पालक में पोटेशियम होता है, नारंगी में पोटेशियम, दूध में कैल्शियम होता है, दही में कैल्शियम होता है। ठीक है। बादाम में भी हमको कैल्शियम मिलता है। अगर हम कुछ बात करें पदार्थों की, जैसे साबुन हो गया हमारा, साबुन में क्या पाया जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। टूथपेस्ट में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया, एक अम्ल हो जाता है, और अम्ल कह रहा हूँ क्षारक होता है। तो ये क्षारक होता है। अगर हम बात करें ओवन क्लीनर में, तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और नाली क्लीनर में हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लवण के बारे में, कुछ रोचक तथ्य। तो समुद्री जो जल होता है उसको अगर हम सुखा दें तो उससे हमको क्या मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड मिल सकता है। समुद्रों का जो जल होता है वो सोडियम क्लोराइड का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और मानव शरीर में लगभग 250 ग्राम लवण होता है। तो इसलिए अगर आपको हमारे शरीर में जब लवण की कमी होती है, हमको घबराहट होती है, तो हम क्या करते हैं, चीनी नमक पानी घोल के पीते, ताकि हमारे शरीर में लवण का स्तर बना रहे। लवण का उपयोग प्राचीन काल में भोजन का संरक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और लवण का उपयोग हम कई सारे औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी करते हैं, जैसे क्लोरीन का उत्पादन। ठीक है,
तो ये हमारा अम्ल, क्षारक और लवण का जो टॉपिक था ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक ही वीडियो था, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, तो उसको देखना मत भूलिएगा और तैयारी अपनी आप ज़बरदस्त कीजिए, क्योंकि 29 मई को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए इसको। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।